हेलो एवरीवन, आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर में 2019 के क्वेश्चन जो फिजिक्स में आए हुए थे, आज हम वो आप लोग के बीच हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 का सॉल्व कर रहे हैं। ये आप कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 101। ठीक है, 101 क्या बोलता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो आपका इमेज बनता है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, वो क्या होता है हमें ये बताना है। तो आपका प्लेन मिरर इस तरह का होता है सर, इस तरह का सिंबल होता है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और सेम साइज का बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और सेम साइज का बनता है, और पोल्स आपके मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे आपका इमेज भी होते हैं। समझ में आ गया? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। तो एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती, क्या होती, आभासी और खड़ा होता है। आभासी मतलब वर्चुअल होता है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक और खड़ा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। बोलता है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो एक स्फेरिकल मिरर इस तरह का सर, स्फेरिकल मिरर है, एक कनकेव मिरर मान लो और एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर पोल और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रहा है, कोई एक आपका लाइन इमेजिनरी लाइन पास कर रहा है। तो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं सर। क्या कहते हैं इस एक्सिस को, इस रे को, लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं सर। क्या हो जाएगा, आपका प्रधान धुरी कहते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, क्या है, प्रधान धुरी है, उसको ध्रुव कहते हैं सर, इसको आपका वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ये आपका जो लाइन है आपका, ठीक है, रेखा, काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान धुरी कहते हैं, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 आपका बोलता है क्या, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर विल पास थ्रू। क्या बोलता है, कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर बना लेते हैं सर। कनकेव मिरर आपका क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे क्या फोकस हो गया। आप क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल रेज है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज है। ठीक है, आफ्टर कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होता है। कहाँ से पास होता है सर, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती, कहाँ से गुजरती है, प्रधान केंद्र बिंदु से, प्रधान केंद्र बिंदु से गुजरती है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रधान केंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव। और जब आपका अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर, जो प्रमुख अक्ष किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो आपका पास हो रहा है कोई एक रे जो पैरेलल है, ठीक है, समांतर की एक किरण है वो, ठीक है, परावर्तन, अवतल दर्पण के परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका प्रधान केंद्र बिंदु से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोलता है द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एज। मीन्स कि जब कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर इस तरह का कन्वेक्स मिरर होता है सर, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है सर, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे इमेज बनता है। और इमेज जो बनता है फोकस पे सर, वो क्या होता है, पॉइंट साइज होता है, इनलार्ज होता है, लार्ज होता है, सेम साइज होता है। तो कोई भी अगर रे इन्फिनिटी से, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज का बनता है, फोकस पे बनता है। और जो इमेज का साइज होता है सर वो पॉइंट साइज होता है, क्या होता है,
पॉइंट साइज होता है। क्या बनता है? पॉइंट साइज्ड बनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक वस्तु को अनंतता पे रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है कैसा होता है? बिंदु का आकार होता है। क्या होता है? बिंदु का आकार होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोलता है द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज टू दी ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट इज। मीन्स की जो मिरर है, ठीक है, मिरर किस टाइप का मिरर डेंटिस्ट जो दंत चिकित्सक होते हैं वो पेशेंट के दांत को देखने के लिए लार्ज इमेज को देखने के लिए, दांत के लार्ज इमेज को देखने के लिए, लार्जर इमेज देखने के लिए, बड़ा इमेज देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए किस टाइप का मिरर यूज करता है? कनकेव मिरर यूज करता है सर। कौन मिरर यूज करता है? कनकेव मिरर यूज करता है। नतोदर अवतल दर्पण वो यूज करता है। क्या करता है? अवतल दर्पण को यूज करता है सर। तो दंत क्या हो जाएगा? नतोदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। कनकेव मिरर का यूज करता है कौन? डेंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कनकेव मिरर में, ठीक है, अवतल दर्पण में, तो इसका इमेज बनता है सर बिहाइंड द मिरर बनता है और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और क्या होता है? लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होता है। इन लार्ज इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। इसलिए इसका कनकेव मिरर का यूज करता है कौन? डेंटिस्ट, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज दे सके। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 आपको बोलता है क्या कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू गिव पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज। तो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर क्या देता है सर? कांस्टेंट देता है। वो कौन लॉ दिए थे? लॉ कौन दिए थे? ये आपका स्नेल्स लॉ दिए थे। कौन दिए थे? स्नेल्स लॉ दिए थे। स्नेल का नियम या स्नेल का सिद्धांत कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दिए गए मध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से अपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्नेल लॉ कहा जाता है, स्नेल्स का सिद्धांत कहा जाता है या नियम कहा जा सकता है। समझ में आ गया? तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको क्या बोलेंगे? दिस लॉ कौन दिए थे? स्नेल्स दिए थे, इसलिए स्नेल्स लॉ इसे कहा जाता है सर। समझ में आ गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 आपको बोलता है विच एमंग दी फ्लोइंग हैज ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके पास लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें बताना है सर। तो किसके पास सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है सर? आपका डायमंड का होता है। डायमंड का हीरा का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप परिवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? बड़ा किसका होता है? हीरा का होता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसको बोलते हैं रेशियो, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है सबसे ज़्यादा? डायमंड का। कौन सबसे ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा? किसमें सबसे ज़्यादा लाइट बेंड करेगा? डायमंड में करेगा। किसमें करेगा? डायमंड में करेगा सर। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपका बोलता है क्या कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। जैसे मानो कि ये आपका सर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का ए वाला भाग, ठीक है, ए वाला भाग जो है इसको क्या बोला जाता है? अपर्चर कहते हैं। इस डायमीटर का जो, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर जो होता है सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस का, उसको क्या बोलते हैं सर? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, छिद्र कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर। क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। हिंदी में उसे छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। उस व्यास को क्या कहा जाता है? उसको अपर्चर कहा जाता है। मीन्स कि ए वाला जो है, ए वाला, उसे क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 आपको बोलता है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो फोकल लेंथ, जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है सर, समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होता है? फोकल दूरी क्या होता है वो हमें बताना है।
तो फोकल लेंथ आपका प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है सर वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ होता है, इन्फिनिटी, अनंता होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फोकस भी पूछा तो कहाँ होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गया। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 आपका बोलता है क्या, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है सर, डायप्टर है। क्या बोलते हैं, मीटर नहीं बोल सकते, सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, स्टेडियन नहीं बोल सकते। क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डियोप्टर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर का SI यूनिट क्या होता है, आपका डायप्टर होता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 आपका बोलता है क्या, 111 आपका बोलता है क्या कि रेटिना ऑफ द आई इज ए। तो रेटिना ऑफ आई, ऑफ द आई, रेटिना, आई के रेटिना को क्या कहते हैं, ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंख का शिफ्ट नेत्र पटल है, प्रकाश का संवेदन पटल है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं। रेटिना के, आई के रेटिना को क्या कहते हैं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। वो स्क्रीन पे क्या होता है, इमेज का, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या बोलता है सर, देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। क्या बोलता है, देखिए कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड। कि मानो कि आई लेंस में, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। मीन्स मानो कि यहाँ पे आपका आँख है सर, कुछ इस तरह का मानो कि आँख बना हुआ रहता है। यहाँ पे लेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका इरिस वगैरह है, इरिस है, ठीक, यहाँ पे लेंस है, फिर यहाँ पे आपका विट्रस हिमर है, यहाँ पे एक्वस हिमर है, तो यहाँ पे आपका ये रेटिना है, ठीक, ये सब ऐसे आपका है। अब मामला गया कि आप दूर इन्फिनिटी से लेकर 0.25 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट का जो आपका फोकल लेंथ एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, आई लेंस का जो फोकल लेंथ एडजस्ट हो रहा है के द्वारा एडजस्ट हो रहा है डिफरेंट डिस्टेंस का, ठीक है, फोकस ऑब्जेक्ट कर रहा है ह्यूमन आई, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एक्मोडेशन कहते हैं सर। क्या हो जाएगा, सुविधा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्मोडेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ह्यूमन आई आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, इमेज बनाने में हेल्प कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट आई लेंस के द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है ह्यूमन आई, उसको क्या कहते हैं, कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ एक्मोडेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सुविधा कहते हैं सर, सुविधा। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 आपका बोलता है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो आपके फोकल लेंथ, आई के लेंस के फोकल लेंथ चेंज करता है, वो किसके एक्शन के द्वारा होता है, ये सिलियरली मसल के द्वारा। आई लेंस से क्या कनेक्ट रहता है सर, सिलियरली मसल कनेक्ट रहता है। आई लेंस से क्या कनेक्ट रहता है, सिलियरली मसल। तो आप फोकल लेंथ, आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, कौन चेंज करवा रहा है, सिलियरली मसल चेंज करवा रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशिया ने आंख के लेंस की फोकल लंबाई को परिवर्तन कर क्रिया करवा रहा है। कौन करवा रहा है, सिलियरली मसल्स करवा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 आपका बोलता है द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। पावर ऑफ एक्मोडेशन, जो आई का पावर ऑफ एक्मोडेशन है सर, उम्र बढ़ने के हिसाब से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जरा दूरदृष्टि के दोष कहते हैं। जो पावर ऑफ एक्मोडेशन जिसका कमजोर होने लगा है एज के साथ, ठीक है, आई का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया होता है। उसको क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 आपका बोलता है क्या कि एमंग द फ्लोइंग कलर्स विच बेंड द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन इज। कि व्हाइट लाइट जब अगर डिस्पर्सन में जा रहा है तो कौन लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, वो हमें बताना है सर। तो भी जियोर,
विवजियोर, विवजियोर, ठीक है। तो विवजियोर, वी फॉर वैलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर रेड, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो जैसे अगर भी से हम आर की ओर जा रहे हैं तो बेंडिंग जो फ्लैट जो है सर, बेंडिंग ऑफ फ्लैट जो बेंड करेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा कौन बेंड करेगा, विवजियोर, और सबसे कम बेंड कौन करता है, रेड कलर, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड कलर का वो ज़्यादा है और विवजियोर का कम है सर। तो कौन है इसमें देख लो, कौन सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, मोस्ट बेंड कौन करेगा, आपका इंडिगो। वायलेट तो नहीं है तो कौन बचा, सेकंड देखो इंडिगो, इंडिगो दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन, नील कलर जो है सबसे ज़्यादा बेंड करेगा सर। जब सफ़ेद प्रकाश का परिकिरण होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, कौन सबसे ज़्यादा झुकेगा, ये चारों में नील झुकेगा, क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। तो यहाँ से विवजियोर सबसे ज़्यादा झुकता है, लेकिन विवजियोर नहीं था ऑप्शन में, तो विवजियोर के बाद कौन रहे, इंडिगो। देखो इंडिगो ऑप्शन में था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगी। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 बोलता है क्या, टिंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, तारे के टिमटिमाता का कारण कौन है सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आपका वायुमंडलीय परिवर्तन जो हो रहा है वो आपका जिम्मेवार है तारे को टिमटिमाना, ठीक है। टिमटिमाना किसका जिम्मेवार है, वायुमंडलीय अपरिवर्तन का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 बोलता है क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, टेंडल प्रभाव कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेंडल प्रभाव। कि कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट का स्केटर होता है, कोलाइडल कणों के द्वारा जो प्रकाश का विकिरण होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेंडल प्रभाव बोलते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 बोलता है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज काउज ड्यू टू, जो आपके ब्लू कलर, स्काई का ब्लू कलर हो जाना, सनराइज और सनसेट के समय सूरज का लाल कलर हो जाना, ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश का विकिरण के कारण, विकिरण के कारण आपका जो आकाश का नीला रंग हो जाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है, वो कौन जिम्मेवार है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोलता है, 1 एम्पियर करंट इज, 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होगा, तो आप जानते होंगे करंट बराबर क्या होता है सर, करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम होता है। तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो कौन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह 1 एम्पियर विद्युत धारा है, 1 कूलम बाय बटा 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं सर, भी से, देखिए विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन किया गया कार्य बाय, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है पर बार, ठीक है, चार्ज हो जाता है पर बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो ए मिल रहा है, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, किया गया कार्य बाय प्रभार होता है, चार्ज को, ठीक है, चार्ज को प्रभार कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फार्मूला बस आपको याद होना है, फार्मूला है आपका, सूत्र है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 बोलता है क्या, क्या बोलता है 121, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है, क्या है, वोल्ट है सर, क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी हो दिख रहा है। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम किसका होता है, चार्ज का, जूल किसका होता है, एनर्जी या वर्क डन का। समझ में आ गया। तो विभवांतर का पूछा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 बोलता है 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर होगा, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट।
मतलब कि आपका हिंदी में बोले तो विभवांतर बाय आपका प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बाय विद्युत धारा। तो यहाँ से 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 बोलता है क्या, देखिएगा ध्यान से कि ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल्ड, अगर मेटालिक वायर का लेंथ क्या कर देते हैं, पहले एल था सर, पहले एल था तो इसको क्या कर देते हैं 2L कर देते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस वायर क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर लेंथ अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को जैसे डबल किए वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगुना होता है। कि यदि अगर धातु के तार के लंबाई को दुगुना कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाएगा सर। क्योंकि लेंथ आपका, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होता है, बढ़ता है सर। लेंथ को इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो डबल हो जाएगा। समझ में आ गया। उसको दुगुना बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 आपका बोलता है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधिकता की SI इकाई क्या है। तो क्या है सर, ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। बोलता है व्हेन दी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम रजिस्टर को क्या कर दे, श्रृंखला में, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन दी सर्किट। तो रेजिस्टेंस में हम जब जोड़ते हैं सर, ये देख लो, रेजिस्टेंस में जब जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, करंट उसमें सेम रहता है। सीरीज में क्या होता है सर, करंट सेम रहता है। तो करंट ईच रजिस्टर का जो करंट होगा वो आपका जो मेन सर्किट से करंट निकल रहा होगा वो आपका बराबर रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे चेंज होता है। इसका R1 है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, लेकिन करंट क्या हो रहेगा, वही I अगर निकल रहा है तो I ही रहेगा सर। समझ में आ गया। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज दी करंट, एज दी टोटल करंट इन दी सर्किट। जो टोटल करंट आपका सर्किट का होगा वही करंट आपका ईच रेजिस्टेंस का होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर। यही ऑप्शन है ना कि करंट आपका चेंज नहीं करता है सीरीज सर्किट में, लेकिन रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे करंट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। तो यही तो आपका ऑप्शन ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपका सही नहीं होगा। तो यही पहला मिल गया, ठीक है। आगे देखो ऑप्शन, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज दी, नहीं वोल्टेज कहाँ पे सेम रहता है, पैरेलल सर्किट में सेम होता है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। द सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दी ईच रजिस्टर इज सेम एज दी टोटल करंट इन दी सर्किट, द सम ऑफ द, नहीं क्या होता है, करंट तो सेम होता, तो ये कहाँ से होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन अ स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है सर, इसका आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे सीरीज कनेक्शन का, तो क्या होता है, बड़ा वाला से भी लार्जर से भी क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, स्मॉलर आएगा, स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर आएगा, तो नहीं, ये आपका गलत है। तो कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the parallel combination when two resistors R1 and R2 are connected in parallel is equal to, मानो दो रेजिस्टेंस है सर, दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ए R1 है, ए R2 है। तो ए आप निकालते तो 1/R इक्विवेलेंट निकालते तो क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 प्लस 1/R2 होता है सर। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 आएगा। फिर अब ये R1 इंटू R2, तो R1 R2 आ गया, तो फिर 1 इंटू R2 क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा सर, प्लस क्या आ जाएगा, R2 इंटू R1, तो 1 इंटू R1 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा।
क्या आ गया यहाँ से, देखो 1/R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/R इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। आप क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया सर, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये आ गया। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपका दिख रहा है सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहले सर्किट का जो आपका दो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन जो आएगा, ये आर इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, क्या दिखा, ऑप्शन डी दिख गया। समझ में आ गया, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। तो क्या होता है सर, हीट आपका जो होता है H बराबर क्या होता है, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम टेकन, ये आपका फार्मूला होता है सर। तो जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा डैश के द्वारा दी जाती, क्या फार्मूला होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT। कोई दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 आपका बोलता है 1 वाट पावर इज इक्वल टू, 1 वाट पावर बराबर कितना होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है सर वोल्टेज इंटू करंट, विभवांतर इंटू करंट विद्युत धारा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट, इंटू करंट को क्या लिखते हैं 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा आपका 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कोई दिख रहा, ऑप्शन ए दिख रहा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है वो क्या है सर, किलोवाट आवर है। क्या है सर, किलोवाट आवर है, KWH कहीं दिख रहा है, किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हिंदी में बोलते हैं, किलोवाट आवर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है सर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 आपको बोलता है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपको पता है कि सर रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और इन्वर्सली जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपात होता है, नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है कि व्यात्क्रमानुपाती होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो फ्री नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया, नहीं ये भी नहीं होता है। तो क्या बचा, ऑप्शन बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है सर। समझ आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है कि द कंडक्टर्स, क्या बोलता है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड बाय एलॉय रेदर देन प्योर मेटल्स बिकॉज। बोलता है कि जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं का कंडक्टर जो होता है वो ब्रेड टोस्टर मान लो, इलेक्ट्रिक आयरन मान लो, वो एलॉय से बना रहता है, मेटल के सिवाय, प्योर मेटल के जगह पे वो एलॉय के द्वारा बना रहता है। तो ये आपका क्यों बना रहता है वो हमको पूछा है, क्योंकि एलॉय के पास हाई रेजिस्टिविटी रहता है सर, क्योंकि एलॉय के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और ज़्यादा हीट को क्या कर सकता है, वो आपको दे सकता है। इसलिए मेटल के जगह पे, प्योर मेटल के जगह पे क्या एलॉय का यूज होता है। बिकॉज एलॉय हैव लो रेजिस्टेंस, एलॉय के पास लो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए।
बिकॉज एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मिश्र धातु में प्रतिरोधकता अधिक होती है। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता जो होता है सर, रेजिस्टिविटी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है, इसलिए मिश्र धातु का यूज होता है। इंसुलेटर अगर ले लेंगे तो इंसुलेटर क्यों नहीं लेंगे? इंसुलेटर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे वो कुछ चालक है सर, वो सुचालक नहीं है, कुछ चालक है, इसलिए हम इंसुलेटर का यूज नहीं करते। किसका यूज करते? एलॉय का यूज करते। समझ में आ गया? और एलॉय का इसलिए यूज करते हैं, इसका हाई रेजिस्टिविटी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्या बोलता है कि ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपका जो करंट है वो किधर से किधर है? ईस्ट से वेस्ट है। ईस्ट, आप देखिए इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमेशा आगे फ्रंट, आप अपने फ्रंट क्या मानना? ईस्ट मानना। बैक अपने फ्रंट, अपने से आगे को क्या, जिधर बैठे हो उसी के सामने क्या मानना है? ईस्ट मानना। और बैकवर्ड क्या मानना है? वेस्ट मानना। और लेफ्ट क्या मानना सर? लेफ्ट आप नॉर्थ मानना, लेफ्ट आप नॉर्थ मानना, और राइट आप क्या मानना? साउथ मानना। ठीक है, ठीक, समझ आ गया? आप सामने आप ईस्ट मानना, बैकवर्ड अपना पीछे अपना वेस्ट मानना, लेफ्ट अपना क्या मानना? नॉर्थ मानना, और राइट अपना क्या मानना? राइट अपना साउथ मानना। आप देखो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे हम करने जा रहे हैं। क्या बोला है कि आपका जो करंट का जो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन किधर है सर? करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, मीन्स कि ईस्ट से वेस्ट, अपने से आगे से पीछे, अपने पीछे और आपका करंट का डायरेक्शन है। ठीक, अब बोल दिया क्या? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो दी आपका पावर लाइन। और जो ए आपका क्या है? बिलो है सर, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है आपका, बी वो डाउनवर्ड है, तो आपका जो होगा, ठीक है, एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए बिलो, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन इज। तो डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन जो होगा डायरेक्शन बिलो, वो किधर होगा? ए हमें बताना है स्टेट कंडक्टर का। स्टेट कंडक्टर तो राइट हैंड किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब के डायरेक्शन में करंट है सर, थंब के नीचे जा रहा है, और इसके डाउनवर्ड किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड देखना, ये आपका नॉर्थ से किधर होगा? नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ होगा डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड का जो डायरेक्शन अगर आएगा तो करली फिंगर आपका कुछ इस तरह का डायरेक्शन आएगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो डाउनवर्ड इज दी बैक जाएगा, बैक के साइड में किधर आ जाएगा? नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर, उत्तर से दक्षिण की दिशा में डायरेक्शन होगा। तो बोला कि एक आपका करंट है, करंट का डायरेक्शन आपका ईस्ट से किधर जा रहा है? वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है कि जस्ट बिलो, वायर के जस्ट बिलो किधर होगा ये हमें बताना, पावर लाइन के बिलो किधर डायरेक्शन होगा वो हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो करंट का डायरेक्शन, आप थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका थंब का डायरेक्शन जो होगा करंट का डायरेक्शन होगा, और आपका करली फिंगर का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉक तो ए डायरेक्शन आपका हो गया। तो यहाँ से देखो इधर नॉर्थ था सर, इधर साउथ था, ठीक है। तो ये क्या जगह नीचे आप देखना करके ए आप उंगली, तो आपके जो उंगली जो आएंगे वो उंगली आपका कुछ इस तरह आएगा, कर्ली फिंगर को इस तरह से आप यहाँ पे, और थंब आपका कुछ इस तरह पे डायरेक्शन पे आपका होगा, ठीक। तो ये आपका उंगली आपका ये, और ये आपका तो डायरेक्शन हो जाएगा डाउन, इसके लाइन वायर के नीचे जो आपका हो जाएगा नॉर्थ से किधर? साउथ की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना अपने हाथ से, अपने हाथ से जैसे बताए वैसे आप करना, देखना बिलो जो है वायर के बिलो जो है डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133।
133 बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स इच। तो एन टर्न्स है अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स एज लार्ज दी प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल टर्न। तो क्या हो जाएगा, एंड बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल दुबारी द्वारा उत्पादित, उससे ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, एन टाइम्स का होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एन टर्न्स है कोई कॉइल में, करंट कैरिंग कॉइल में अगर एन टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे क्या हो जाएगा, एन टाइम्स एज लार्जर हो जाएगा सिंगल टर्न्स के मुकाबले। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक टर्न्स में जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे एन टाइम्स, एन टर्न वाले अगर कॉइल है तो एन टर्न्स आपका क्या हो जाएगा, एन टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ आ गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 बोलता है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज। जो अगर लॉन्ग, आप मानो कि सोलेनॉइड में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सोलेनॉइड में इनसाइड सोलेनॉइड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यूज टू मैग्नेटाइज, एक वहाँ पे क्या सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल डाल देती है, तो वो किस तरह का मैग्नेट का काम करने लगता है वो हमें बताना है। तो ये किस तरह का मैग्नेट काम करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बक की तरह वो काम करता है, तो इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सोलेनॉइड में जब हम एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर का कोर वहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं कॉइल की इनसाइड में, तो वो किस तरह के मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है, विद्युत चुम्बक की तरह वो काम करता है, उसको विद्युत चुम्बक भी कहते हैं। समझ आ गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 आपका क्या बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड, मानो कि एक ये सोलेनॉइड है सर, ये आपका सोलेनॉइड है, तो इनसाइड सोलेनॉइड जो आपका है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, स्टेट सोलेनॉइड लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड में करंट कैरिंग हो रहा है, उससे क्या करंट कैरिंग फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग जा रहा है, करंट कैरिंग जा रहा है सर, करंट कैरिंग जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है। तो करंट जब जा रहे हैं इसमें, करंट जब आ रहा है ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट मान लो आई, तो इनसाइड जो आपका सोलेनॉइड है तो करंट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमको ये पता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो सेम रहता है, मीन्स कि मानो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ 5 टेस्ला है तो यहाँ भी 5 टेस्ला होगा, यहाँ पे भी 5 टेस्ला होगा, यहाँ भी 5 टेस्ला, मीन्स कि इनसाइड सोलेनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एट ऑल पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार द 4th फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, तो 4th फिंगर जो है आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर 4th फिंगर किसको बोलते हैं, पॉइंटर को बोलते हैं। तो पॉइंटर आपका किधर डायरेक्शन में होता है, पॉइंटर जो आपका होता है सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब जो होता है मेरा किधर होता है, आपका लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट थंब जो होता है लेफ्ट हैंड का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जो लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में देता है, फोर्स देता है, फोर्स का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर जो होता है सर वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, और आपका जो 4th फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, किसके डायरेक्शन के तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में के दिशा में तर्जनी उंगली का दिशा किधर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दर्शाती है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 बोलता है द डिवाइस दैट डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड।
जो डिवाइस यूज करंट को मेजर करने के लिए यूज करता जाता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम गैल्वेनोमीटर है सर। किस क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है सर? वोल्टेज विभवांतर को मेजर करता है। रेजिस्टर तो नहीं, डायोड तो अलग चीज़ है, ठीक है, डायोड। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। एक डिवाइस है जो करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 आपका बोलता है द बेसिक फेनोमेनन ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। जो वर्किंग जनरेटर का जो बेसिक फेनोमेनन है, बेसिक प्रिंसिपल है, किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर। जहाँ पे आपका फोर्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे क्या मैग्नेटिक फोर्स है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। उसी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 बोलता है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन इच। कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉपर वायर का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? प्लेस्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि ये मैग्नेट के बीच में क्या है? प्लेस्ड है। जो डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट वहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट वहाँ पे इंड्यूस जो हो रहा है उसका डायरेक्शन कितने रोटेशन के बाद चेंज करता है, कितना रिवोल्यूशन के बाद चेंज करता है। तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये हाफ रोटेट कर जाएगा, ठीक है। हाफ रोटेट कर जाने के बाद ये आधा, ठीक है, ये ऐसे है तो ये आपका ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा? हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। हाफ आधा घूर्णन के बाद आपका जो विद्युत धारा प्रेरित हो रहा है वो उस परिवर्तित करेगा, दिशा उसका परिवर्तित कितना? हाफ घूर्णन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो चेंज करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 आपका बोलता है क्या? 140 बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज। जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोजर शो करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोजर शो करेगा, कहाँ पे शो करता है? पोल के पास। ये मानो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेट के पास जो पोल कहाँ पे क्लोजर शो करता है? पोल के पास। तो पोल जहाँ पे क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा वहाँ पे आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा सर। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक साथ दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मजबूत होता है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोजर होगा, नज़दीकी होगा, सबसे ज़्यादा क्लोजर टुगेदर होगा, ठीक है, एक साथ दिखा जाएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रोंगर होगा, मजबूत होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। सोलेनॉइड में जो करंट करंट सोलेनॉइड में करंट कैरिंग है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके तरह सेम होता है? वो आपका बार मैग्नेट की तरह सेम होता है, सिमिलर होता है सर, बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से आपका करंट निकल रहा है और साउथ में टर्मिनेट हो रहा है, उसी तरह उसमें बार मैग्नेट सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में क्या होता है? टर्मिनेट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? वो बार मैग्नेट की तरह सेम तरह काम करता है, ठीक है, वो सेम तरह का शो करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सोलेनॉइड किसी तरह? बार मैग्नेट। क्या हो जाएगा? चुम्बक की पट्टी की तरह वो, ठीक है। विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? चुम्बक की पट्टी के समान होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 बोलता है द AC सप्लाई ऑफ द हाउस, द AC सप्लाई ऑफ द हाउसेज इज ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज विथ रेड इंसुलेशन कॉल्ड एज। कि जो AC सप्लाई हाउसेज में जो AC सप्लाई है वो 220 वोल्ट पे वोल्टेज विभवांतर कितना? 220 वोल्ट, और आपका फ्रीक्वेंसी कितना? आपका 50 हर्ट्ज पे काम करता है। तो उसमें एक रेड वायर का इंसुलेशन होता है, तो उस वायर को हम क्या कहते हैं? लाइव वायर। तो 3 तरह का वायर होता है सर, 3 तरह का वायर होता है वहाँ पे। एक ग्रीन वायर होता है, एक आपका रेड वायर होता है, और एक आपका जो होता है ब्लैक वायर होता है। एक आपका क्या होता है? ब्लैक। 3 तरह का वायर होता है। तो
तो 3 तरह का वायर होता है वहाँ पे। तो आपका अगर ग्रीन वायर है तो उसको बोलते हैं अर्थिंग, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। रेड वायर है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड इंसुलेशन वायर है तो उसको बोलते हैं लाइव वायर। और अगर ब्लैक वायर है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो वायरिंग में ये 3 तरह का, तो रेड इंसुलेशन वायर को क्या बोलते हैं, लाइव वायर कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युन्मय तार कहते हैं उसको, ठीक है, लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, अर्थ वायर के अगर ग्रीन वाला कोटेड रहता, इंसुलेशन रहता तो उसको अर्थ वायर कहते हैं। अगर ब्लैक कोटेड वाला इंसुलेशन वाला वायर रहता तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 आपको बोलता है द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए बॉडी, नहीं। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, नहीं। ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। ठीक, इंड्यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूज होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि अगर आपका कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन बोले तो एक आपका वेट आपका रेस्ट में रहेगा और एक आपका मोशन में रहेगा, तो उसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तो इंड्यूस करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय परिणन की घटना है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 बोलता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट सर्किट में करंट क्या हो जाता है, हेवली इंक्रीज कर जाता है सर, अत्यधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर रेजिस्टेंस से नहीं पास होकर क्या हो जाता है, डायरेक्ट करंट में वो वायर से पास हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है, करंट का अत्यधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो पूरा हेवली, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 बोलता है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइस को यूज किया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम जनरेटर है सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। जो डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। 146 बोलता है द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इज। जो अगर हम सेफ्टी डिवाइस अगर यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, सर्किट में प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, फ्यूज है सर, फ्यूज। शॉर्ट सर्किट से बचना, सर्किट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी डिवाइस को यूज करते हैं, उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, फ्यूज नाम है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 147 बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एक जी नहीं। आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है सर, करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। ये याद रखिएगा ध्यान में, ये आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ के आए हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि आपका जो करंट का डायरेक्शन होता है सर, वो आपका ये मान लिया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसका डायरेक्शन होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 आपका बोलता है क्या, देखिएगा ध्यान से, कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। क्या हुआ कि रेजिस्टेंस को हम 5 इक्वल भाग में, एक पीस ऑफ वायर है, रेजिस्टेंस जिसका आर है उसको 5 इक्वल पार्ट में काट दिए। अब मानो ये आपका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, उसको 5 इक्वल भाग में काट देते हैं।
5 इक्वल भाग में काट दिए। तो बोलता है कि दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर इसको आप क्या कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इस कम्बिनेशन इज आर डैश, अगर वो कम्बिनेशन, मानो कि आप इसको पाँचों में क्या कर दिए, पाँचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पांचों को किसमें कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप रेजिस्टेंस जो है सर, लेंथ क्या हो गया, लेंथ पहले एल था, आप इसको 5 इक्वल भाग में काट दिए। तो क्या हो जाएगा, 5 भाग, तो ये L/5 हो जाएगा। ए लेंथ इसका L/5, इसका भी हो जाएगा, इसका भी L/5 हो जाएगा, इसका भी L/5 हो जाएगा सर, और इसका भी L/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आर पैरेलल किसके बराबर दे दिया हुआ है, आर डैश के बराबर दे दिया हुआ है। किसके बराबर दे दिया हुआ, आर डैश के बराबर दे दिया हुआ है। तो आर बाई आर डैश क्या होगा, हमें वो निकालना है सर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो आप एक जो कट किया हुआ है उसको मान लेते हैं आर सी मान लेते हैं, एच का आर सी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया, खाली लेंथ में काट दिया गया। जो एक आपका एल लेंथ वाला वायर था उसको कट करके क्या 5 इक्वल भाग में काट दिया। तो क्या हो जाएगा, L/5 L/5 L/5, 5 इक्वल भाग में। तो 5 इक्वल भाग में बटेगा तो L/5 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 कितना, 5 टाइम्स। तो L कितना हो गया, L/5 हो गया। रो तो रो रहेगा सर, L/5 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/5 1/5 क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, यही होगा। अब देखो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए था। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या था, रो मान लिए, तो रो एल बाई ए, यही था ना, यही था ना, आर इज इक्वल टू। तो आर की जगह पे क्या, रो एल बाई ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, R/5 आ जाएगा। तो इच रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस आया वो क्या आ गया, R/5 आ गया। क्या आ गया, R/5 आ गया सर, R/5 आ गया। आप क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ए R/5 हो गया, ए R/5 हो गया, ए R/5 हो गया, ए भी R/5 है, ए भी R/5 है, ये हो गए। आप क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R 1/RP क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, R/5। कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 बार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R 1/R/5 1/R/5 1 कितना, 5 बार। तो क्या हो जाएगा, 5 बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 5 × 5 बाई क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो RP इक्वल टू क्या आ गया, R/25 आ गया। R बाई क्या आ जाएगा, 25, 5 से क्या हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25/R आ गया था। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, RP इक्वल टू R/25 आ गया, R/25 आ गया। हमें क्या निकालना था, RP, ठीक है, हमें क्या निकालना था, RP को क्या माना है, R डैश। तो RP को क्या लिख सकते हैं, R डैश इक्वल टू क्या आ गया, R/25 आ गया सर, R/25 आ गया। तो आप देखो क्या निकालना है, R/R डैश निकालना है। तो R डैश को नीचे ले जाते हैं, 25 को इधर ले जाते हैं, 25 को ये यहाँ डिवीजन में, तो लेफ्ट साइड में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R बाई क्या, इधर मल्टीप्लिकेशन में R डैश था, उधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो R/R डैश तो ही निकालना था, क्या आ गया, 25 आ गया। क्या आ गया, 25। कोई दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना था, पहले रेजिस्टेंस R जो लेंथ L वाला था उसको 5 इक्वल भाग में बांटे, तो L/5 हो जाएगा लेंथ। उसका रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस जब निकाले तो क्या आ गया, R/5 आया। R/5 निकाले, आप क्या किए, R इक्विवेलेंट निकाल लिए, पैरेलल रेजिस्टेंस पाँचों को पैरेलल में कनेक्ट किए, तो इसका फिर R इक्विवेलेंट निकाले। R इक्विवेलेंट निकाले, पाँचों तो सेम था, तो क्या हो जाएगा, 5 × 1/R/5 हो जाएगा। फिर वहाँ 5 ऊपर चला गया, फिर कितना आया, RP मेरा कितना आ गया, R/25 आ गया। मीन्स कि R डैश जो था पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो कितना आ गया, R/25 आ गया। आप फिर सॉल्व करने के बाद R/R डैश कितना आ गया, 25। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149।
149 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कौन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कौन हो जाएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी सर। गोबर गैस तो बहुत पहले से यूज करते आ रहा है, वुड भी बहुत पहले से यूज करते आ रहा है, कोल भी बहुत पहले। तो परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। समझ आ गया, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 बोलता है विच एमंग द फ्लोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन इसमें गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन इसमें जो है वो आपका वो अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सदियों से चला जो नहीं आ रहा है, मीन्स पहले पूर्वज यूज नहीं करते थे, वो कौन एनर्जी है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सर। फॉसिल फ्यूल तो पहले से यूज करते आ रहा है, कोल वुड वो ये सब। फिर विंड एनर्जी को पहले से भी यूज करते आ रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट को भी पहले से, सोलर एनर्जी को पहले से यूज नहीं। ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे देखें कि सारे जितने भी क्वेश्चन थे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। आप प्लीज़ सपोर्ट अगर अब लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।